वो युवा जो अपने लिए किसी तरह इंटर हाई स्कूल पास कर रहे हैं, वो युवा जो मोदी सरकार के दिए हुए ई रिक्शा को चला रहे हैं, वो युवा जिनके घरों में 5 किलो अनाज आ रहा है, वो युवा जो पीएचडी करके भी चपरासी की लाइन में लग रहे हैं, वह सभी युवाओं के लिए, चाहे वह हिंदू जाति के जिस समुदाय से आते हैं, उनके बड़े हिस्से के लिए राम गोपाल मिश्रा की चर्चा हर चौक चौराहे पर है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ से, उसका वह जवाब कम से कम किसी भी चौराहे पर उत्तर प्रदेश के नहीं दे सकते, क्योंकि प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को एक महंत से आगे, एक हिंदुवादी नेता से आगे जाकर एक ऐसे शख्स के तौर पर चुना जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ का जो रवैया वह एक धार्मिक नेता से ज्यादा का नहीं बन पा रहा है, इसका अफसोस है। और इसी अफसोस का नतीजा राम गोपाल मिश्रा है, जो कि मारा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारी के बीच अखिलेश यादव बड़ी रंगत में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार के वह प्याज के छिलके उतारते चले जा रहे हैं, वैसे में योगी आदित्यनाथ जो कि बात बात पर यह कहते हैं कि हमने राजनीति में महारत हासिल कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में तब्दील कर दिया है, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बहराइच की घटना के बाद अखिलेश यादव लगातार और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की एक एक पहलकदमी और उसकी दकियानूसी सोच को प्याज के छिलके की तरह एक के बाद एक उतारते चले जा रहे हैं। और भाजपा को उत्तर प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह चुनाव लड़े तो लड़े किन मुद्दों पर। और सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता जो लग रहा था कि खुदा न खास्ता किया या कराया गया बहराइच, लेकिन बहराइच के बाद योगी सरकार को यह उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की जनता फिर एक बार लोकसभा चुनाव के पहले के उसके राजनीतिक रणनीति की पर उतर आएगी। पर उपचुनाव में यह उम्मीद लगता है बेमानी साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक उसके पत्ते खोलते जा रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। राम गोपाल मिश्रा को क्या दिया, युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या दिया और किस तरह दे रही है, इस बात को समझना इन उपचुनाव के बहाने भी बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बहुत साफ कहा है कि सरकार चूंकि राजनीतिक जवाब नहीं दे सकती, जनता को कुछ नहीं दे सकती, इसलिए चुनाव आने पर वह दंगा कराती है, चुनाव आने पर वह फसाद कराती है। क्या आप इससे असहमत हैं? क्या आप इस बात से असहमत हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के बीच के फर्क को ही राजनीतिक एजेंडे के तौर पर पेश करती है? उसके सरकार में किए हुए विकास के वादे या फिर मोदी जी के हों या योगी जी के हों, ये सब बेमानी पड़ते हैं और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वह फसाद। लेकिन इन फसादों के जरिए गरीब युवाओं को कैसे बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, इस बात को समझना एक वोटर होने के नाते बेहद जरूरी है। यह देश तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता का एक बड़ा हिस्सा बहराइच कांड के बाद इस बात पर बहस कर रहा है कि गोपाल मिश्रा को गोली मारी, गोली मारना गलत था, बात यहां शिफ्ट की गई। जरा सोचिए कि गोपाल मिश्रा जो कि एक मजदूर था, अपने परिवार को मजदूरी से चलाता था, उसकी हाल ही में शादी हुई थी, वह बिल्कुल नौजवान था, वह किन वजहों से मारा गया, अगर मारा गया तो किन वजहों से वह फसादी बना, क्या लालच दिया गया
कैसे एक भगवान ईश्वर को याद करने वाला आदमी दंगाई के रूप में तब्दील कर दिया गया, इस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा अगर किसी बात पर है तो सिर्फ इस पर है कि उसको गोली नहीं मारी जानी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का वह आदर्श बन रहा है। वो युवा जो अपने लिए किसी तरह इंटर हाई स्कूल पास कर रहे हैं, वो युवा जो मोदी सरकार के दिए हुए ई रिक्शा को चला रहे हैं, वो युवा जिनके घरों में 5 किलो अनाज आ रहा है, वो युवा जो पीएचडी करके भी चपरासी की लाइन में लग रहे हैं, वह सभी युवाओं के लिए, चाहे वह हिंदू जाति के जिस समुदाय से आते हैं, उनके बड़े हिस्से के लिए राम गोपाल मिश्रा की चर्चा हर चौक चौराहे पर है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ से, उसका वह जवाब कम से कम किसी भी चौराहे पर उत्तर प्रदेश के नहीं दे सकते, क्योंकि प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को एक महंत से आगे, एक हिंदुवादी नेता से आगे जाकर एक ऐसे शख्स के तौर पर चुना जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ का जो रवैया, वह एक धार्मिक नेता से ज्यादा का नहीं बन पा रहा है। इसका अफसोस है, और इसी अफसोस का नतीजा राम गोपाल मिश्रा है, जो कि मारा गया। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी का बयान छपा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो बेचारी कहती है कि सरकार के दिए 10 लाख से हम खुश हैं, हमें एक शौचालय भी मिला है, हमें प्रधानमंत्री योजना के तहत 1,20,000 रुपए भी मिले हैं, और क्लास 4th में एक नौकरी भी मिलने वाली है। क्या एक युवा जो राम गोपाल मिश्रा बहराइच का मारा गया, उसकी जिंदगी की यह कीमत है कि तुम फसाद करो, उपचुनावों के जो होने वाले हैं 10 सीट, उन पर तुम हमें जिताओ और हम तुम्हारे जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए लगाते हैं। आपको पता है एक विधायक के चुनाव लड़ने का खर्चा चुनाव आयोग के आदर्श को छोड़ दें तो 10 करोड़ रुपए से कम नहीं। एक चुनाव लड़ने के जीतने के लिए, 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए क्या उसकी कुर्बानी दी गई? क्या उसकी कुर्बानी उन गरीबों की दी गई जो गरीब सवाल उठाते इस उपचुनाव में कि हमें 10 वर्षों में क्या मिला है, मोदी के और योगी के 6-7 वर्षों में क्या मिला है? उन सवालों पर चुप्पी साधने के लिए फसाद कराया गया। क्या रूली मिश्रा जो बेचारी एक युवा महिला है, जो विधवा हो गई है इस वक्त, क्या उसके दुख पर महरा लगाने का यह शौचालय दिया गया है? 1,20,000 रुपए उसे दिए गए। कल को क्या यह मतलब निकाला जाएगा कि अगर तुम्हें 10 लाख रुपए का अनुदान चाहिए सरकार से, नौकरी नहीं अनुदान चाहिए, तुम्हें शौचालय चाहिए, प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत घर चाहिए, तो तुम किसी फसाद में मारे जाओ, किसी बलवे के शिकार हो जाओ? यह अफसोसजनक है, पर सवाल है, क्योंकि जो लोग इस अपराध में शामिल थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक युवा एक किसी के घर पर चढ़ जाता है, उसके घर की रेलिंग गिरा देता है, यह सब कुछ होता है, उसके बाद गोली मारी जाती है। गोली मारने वालों पर कार्रवाई हुई, लेकिन एक युवा जो गुंडा बन गया, एक युवा जो फसादी बन गया, एक युवा, आखिर कौन लोग थे जिनकी वजह से वो छत पर चढ़ा? वो कौन लोग थे जिनके उकसावे में उसने एक धर्म का झंडा हटाकर अपने धर्म की पहचान लगाई? वो कौन लोग थे कि अपनी जीवन का रिस्क लेकर दूसरे के घर में चढ़ा? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब है कि ब्राह्मणों के इन बच्चों को अब तक आपने दलितों को ऊपर नहीं उठाया, पिछड़ों को ऊपर नहीं उठाया, लेकिन जिन समुदायों के बारे में यह कहा जाता था कि हमेशा दंगों और फसादों में पिछड़े और दलित मिलेंगे, इसको योगी जी ने विस्तार दे दिया है और अब दलितों पिछड़ों के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ दिया है। क्या यह रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? क्या फसाद कराने की रणनीति है? कहा जाता था कि ब्राह्मणों की पहचान होशियारी के लिए, तो क्या इस पहचान को बदलकर योगी जी विस्तार दे रहे हैं और गुंडे मवालियों की भी पहचान इसमें जोड़ दे रहे हैं? उन्हें उठाना था दलितों का जीवन, उन्हें ठीक करना था पिछड़ों का, उन्हें देना था रोजगार, उन्हें सड़कों से फसाद खत्म करना था। यह सब नहीं खत्म कर पाए योगी आदित्यनाथ। अब उन्होंने चौहद्दी बढ़ा दी उनकी सरकार ने।
और उनकी सरकार की पुलिस रहती है, आईबी रहती है, जांच एजेंसियां रहती हैं, सब कुछ के रहते हुए वह युवा फसादी बन जाता है और उस फसादी युवा को मरने के बाद 10 लाख रुपए मुआवजे में आप पकड़ा देते हैं, लेकिन आप रोजगार नहीं देते उन गरीबों को। उन गरीबों के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोलते, आप स्कूल कॉलेज बंद करते जा रहे हैं। आम राम गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को लगातार बेकारी की लाइनों पर, भुखमरी की लाइनों में खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुआवजा दे रहे हैं। क्या कल को ये युवा माने कि हम ऐसे अगर जीवन को थोड़ा सफल होने देना है तो यही हमारी जिंदगी की कुर्बानी है कि अपने को स्वाहा कर लो किसी फसाद में, तभी जाकर योगी की सरकार हमारी सुनेगी, तभी हमें थोड़ी मदद मिलेगी, तभी हमारे घर में शौचालय बनेगा। उस महिला के घर में शौचालय तक नहीं था, आखिर विकास की गंगा बह कहां रही थी? प्रधानमंत्री योजना के तहत उसको घर नहीं मिला था, आखिर क्यों? उसकी पत्नी को उसके पति की कुर्बानी के बाद जो चपरासी की नौकरी दी गई, अगर वही चपरासी की नौकरी उस रामगोपाल मिश्रा को दी गई होती तो क्या वह दंगे में शामिल होता? नहीं होता। यानी किया कुछ बिल्कुल और जा रहा है, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि फसादियों की भीड़ बढ़ाई जा रही है, फसादियों की जाति बढ़ाई जा रही है, फसादियों की तादाद बढ़ाई जा रही है, जिससे अपनी सीटें बरकरार रहें, जिससे चुनाव में परचम लहराता रहे। आखिर इसको कौन नहीं समझ रहा है? यह एक बड़ी घातक स्थिति है, बहुत घातक स्थिति है, खासकर ब्राह्मण समाज के लिए। जो ब्राह्मण समाज अपने बच्चों को लंपट होने से बचाता था, जो ब्राह्मण समाज कहता है कि हम विद्या पर भरोसा करते हैं, हम पठन पाठन पर भरोसा करते हैं, उस ब्राह्मण समाज के बच्चों को इस तरह से गुंडा और मवाली बनाने के बाद जय जयकार का जो नारा बुलंद किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों के जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे उनमें फसादियों की भीड़ कम थी, उस भीड़ को अब बढ़ाया जा रहा है। क्या यह तरीका होगा प्रदेश में विकास का? मैं फिर कह रहा हूं कि अल्पसंख्यकों को आपने बेहतर स्थिति में नहीं दिया, आपने दलितों और पिछड़ों को आगे अच्छी स्थिति में नहीं डाला, उनके लिए बेहतर स्कूल कॉलेज पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं बनाई। वह पहले से ही दंगों फसादों और इस तरह के घटनाओं में रहते थे। अब आपने नई जातियों को जोड़ लिया है, क्योंकि आपके यहां दरिद्रता का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग गरीब हो रहे हैं, जो लोग 1.5-2 बीघे की खेती से अपना जीवन काट लेते थे वह सड़कों के मजदूर हो रहे हैं। इसलिए रामगोपाल मिश्रा पैदा हो रहे हैं। इसलिए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी कहती है बेचारी कि हम योगी जी के दिए से बड़े खुश हैं। वह 10 लाख रुपया वह शौचालय लेकर अपने पति के कुर्बानी पर सरकार के खिलाफ एक बार मुंह नहीं खोल पा रहे। यह है सत्ता की हनक, यह है भय का माहौल, यह है डर से चुप कराए रखने का तरीका। क्या इस तरह प्रदेश के युवाओं को धार्मिक बनाया जाएगा? क्या इस तरह प्रदेश के युवाओं को लोगों के प्रति नफरत फैलाई जाएगी? मेरी चिंता एक ही है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मेरी चिंता ये है कि ऐसे फसाद की घटनाओं के बाद जब मुआवजा मिलेगा तो जो पिता कह रहा होगा अपने बच्चे से कि बेटा बैठकर पढ़ाई करो, जो पिता कह रहा होगा तू परीक्षा की तैयारी कर, जो पिता कह रहा होगा अपने बेटे और बेटियों से कि बैठ के सुबह शाम 2 घंटा तुम पढ़ाई करो, वह बच्चे जवाब में क्या कहेंगे? वो बच्चे जवाब में कहेंगे क्या मिलता है पढ़कर? पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं नहीं होती हैं, घुसखोरी चलती है, पेपर के बदले पैसा दिया जाता है, नौकरी के बदले पैसा लगता है। इससे अच्छा तो हम दंगे में शामिल हो जाएं और 1 मिनट लगता है और सरकार की झोली से 10 लाख रुपया, घर और शौचालय और शोहरत मिलती है। इसके खिलाफ लड़ना होगा। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति में इस देश के युवाओं को डाला जा रहा है, जिसमें युवा अपने घरों से निकलकर मेहनत की रोटी खाने की जगह फसाद की रोटी खाने पर तवज्जो देने लगेंगे। यह खतरनाक स्थिति अगर देश में बनेगी तो इस देश को गृह युद्ध से कौन रोक सकता है? और आज वह लड़का मुसलमान के घर पर चढ़ा, उसकी रेलिंग गिराया, उसके घर पर बवाल काटा। कल को ऐसे युवा आपस के मोहल्लों में
जातीय संगठन बनाएंगे, धार्मिक संगठन बनाएंगे, जातिवादी ग्रुप बनाएंगे, जातिवादी सेनाएं बनाएंगे। क्या इस रास्ते पर ले जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के युवाओं को? यही तो हो रहा है। राम गोपाल मिश्रा बालक है, अभी ताजी शादी हुई है और उसकी शहादत, उसकी मौत, उसकी हत्या, जो कुछ भी आप समझें, आपकी श्रद्धा है, लेकिन इस बात पर गौर करें कि उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को एक नया आदर्श दे रही है। वह आईएएस बनने की नहीं, पीसीएस बनने की नहीं, मेहनत करके रोटी खाने की नहीं, इंजीनियर बनने की नहीं, बल्कि फसादी, दंगाई, गुंडा बनने की और उसके सेलिब्रेशन की। भाजपा के नेता पक्ष में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बार बार इस बात को कि कोई छत पर चढ़ जाए तो गोली मारना कहां का न्याय है। मैं भी कहता हूं कि किसी की छत पर कोई चढ़ जाए तो गोली मारना न्याय नहीं है, लेकिन तुम उसके पहले की बात क्यों नहीं करना चाहते हो मुख्यमंत्री? उसके पहले की बात कौन करेगा कि वह लड़का जो अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी करता था, वह फसादियों की भीड़ में जय श्री राम के नारे लगा रहा था। जय श्री राम उसकी आत्मा में थे, लेकिन उस जय श्री राम को दंगाई रूप में बदल देने का काम जिन ताकतों ने किया, वो कौन थे? उनको सजा कौन देगा? उस विधवा हो चुकी औरत को कौन शांति देगा? उस माँ बाप को जिसने जवान बच्चा खोया है, उसको कौन राहत देगा? और सबसे बड़ी बात कि जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हारे यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, 10,000 5,000 की बमुश्किल 12-12 घंटे खटकर उत्तर प्रदेश में 80% लोग नहीं कमा पा रहे हैं। उस प्रदेश में अगर दंगा करना, फसाद करना, शोहरत की, ऐश्वर्य की, पैसा पाने की, मुआवजा पाने का रास्ता निकल आएगा, तो आप हमें गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। और याद रखिए दोस्तों कि यह गृह युद्ध की स्थिति सिर्फ धर्म के बीच नहीं होगी, हिंदू बनाम मुसलमान के बीच नहीं होगी। अगर यह फसाद की मानसिकता में जब आदमी चला जाता है तो फसाद सिर्फ एक जगह नहीं होता है। आपको याद होगा कि जो पुलिस वाले, जो डॉक्टर, जो शिक्षक ठगने की आदत सीख लेते हैं, झूठ बोलने की आदत सीख लेते हैं, भ्रष्टाचार की आदत सीख लेते हैं, जो लेखपाल, जो एसडीएम, जो तहसीलदार, उसके रिश्तेदार का बाप भी आ जाता है तो वह उससे एन केन प्रकारेण वसूली कर ही लेते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा अनुभव मेरा भी नहीं है, आपको ज्यादा अच्छा पता है। मैं सिर्फ उसी बात की एक पंक्ति पकड़ाने की, एक धागा, एक सिरा पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यह स्थितियां बनती गई हमारे उत्तर प्रदेश में कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई जैसे नारे कमजोर हो जाएंगे, मुद्दे कमजोर हो जाएंगे, तो उस बाप की कौन बेटा सुनेगा जो कहेगा कि तुम पढ़ाई करो और सफल हो? वो कहेगा ना जवाब में कि पापा तुम ये बताओ कि 5 साल मेहनत किए भैया, क्या हो पाए? प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कितनी तनख्वाह मिलती? 10,000 15,000। दीदी क्या कर पाई? 5,000 की स्कूल में पढ़ाती है। वो मौसी क्या कर पाई? 3,000 की आशा कार्यकर्ता है। यह कहेगा और फिर वो बताएगा कि मैं बनूंगा गमछाधारी और भगवा कुर्ते का आदमी, और देखिए मैं कैसे नेता बनता हूं और कैसे फसाद में शामिल होता हूं, और फसाद में शामिल होने के बाद अगर मरा गया तो देखिए आपको कितने रुपए मिलते हैं, जितना मैं आपको कमा के नहीं दे सकता। यह आदर्श गढ़ा जा रहा है खतरनाक। क्यों गढ़ा जा रहा है? क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, आप डिग्री कॉलेज बंद कर रहे हैं। अगर बंद नहीं कर रहे तो उनकी सुविधाएं घटा रहे हैं। शिक्षक अगर रिटायर हो गए तो भर्तियां नहीं कर रहे हैं। तो अगर स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे, नौकरी की जगहें कम हो जाएंगी, उनकी जगह मशीनें लगा दी जाएंगी, तो जाहिर तौर पर ये जो नौजवान हिंदुओं के घरों से निकल रहे हैं, उनको नौकरी देने का जिम्मा तो सरकार का ही। अगर उत्तर प्रदेश की मौजूदा आप सरकार में है तो योगी जी का है। यानी ये युवा बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ाएंगे, दुनिया के अखबारों में छपेगा कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ अपराध में, दलितों पर अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है, बल्कि बेरोजगारी में भी नंबर 1 है, युवा आत्महत्या में भी नंबर 1 है, किसान आत्महत्या में भी नंबर 1 है। तो यह सारी दाग, यह सारे जवाबदेहियां अगर किसी बात से बंद होती हैं तो उसका एक ही तो रास्ता है, दंगा और फसाद। अब इस चुनाव में दंगे और फसाद पर ही तो हम आप बात कर रहे हैं।
दंगे ही फसाद पर विपक्ष बोल रहा है। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि जो बात अखिलेश यादव ने आज करहल विधानसभा में तेज प्रताप यादव के पर्चा दाखिला के दौरान कही है, पहले भी कहा है, आज फिर कहा है कि यह सरकार चूंकि रोजगार नहीं दे सकती, राजनीतिक तौर पर जवाब नहीं दे सकती, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, इसलिए यह फसाद कराती है। क्या इसका जवाब योगी जी किसी भी चौराहे पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी को दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके सरकार के लोग इंजॉय कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई बुरी बात नहीं, उन्हें लगता है कि लड़का चढ़ गया तो चढ़ गया, लेकिन उसको गोली नहीं मारनी चाहिए। वो इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि हिंदुओं के इन हुजूमों को, इन नौजवानों को, इन बेरोजगारों को तुम मेहनतकश नहीं बना रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे हो, शांतिपूर्वक जीने नहीं दे रहे हो, स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे हो, बल्कि फसाद की नई नई दुकानें खोल रहे हो। कहीं ये युवा क्लब, कहीं वो युवा क्लब। पढ़ के ऐसा लगता है, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर से या कस्बे से गुजरे तो लिखा रहता है फला दुर्गा देवी क्लब, फला क्लब, ऐसा पढ़ के लगता है कोई अच्छा खासा क्लब होगा। लेकिन उस क्लब में जरा जाइए, जरा उन लोगों के बीच बैठिए और देखिए कि उस क्लब में कौन लोग। यही बेरोजगार युवाओं की बड़ी फौजें हैं। और इन फौजों का अगर मुंह चुप कराना है किसी भी चुनाव में, किसी भी जवाबदेही में, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि दंगा फसाद, जातीय झगड़े कराते रहो और उसके बाद सारी बहसें, सारी चिंताएं, सारे मसले, यानी जो महंगाई पर बात होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में बिजली कटायन पर बात होनी चाहिए, जो बिजली के बढ़े हुए बिलों पर बात होनी चाहिए, जो स्कूलों कॉलेजों के बंद होने पर बात होनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों के ध्वस्त होने पर बात होनी चाहिए, वो बातचीत ही नहीं हो रही है। बातचीत सिर्फ राम गोपाल मिश्रा के छत पर चढ़ने और गोली मारने पर हो रही है। और यही साजिश है, इसको समझना बेहद जरूरी है। आप सबसे मैं कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर इन बहसों को करना चाहिए, सोचना चाहिए, मोहल्ले में पड़ोसियों से बात करनी चाहिए, जवाब लेना चाहिए कि यह सवाल कहां है, कहां है वो वायदे जिसमें कहा गया रोजगार मिलेगा, कहां गए वो 2 करोड़ की नौकरियां, कहां गई वो 2022 जनवरी तक किसानों की दोगुनी आमदनी होने की बात है। अरे आप तो तबाह हैं आवारा पशुओं से, आप तो तबाह हैं बढ़ती महंगाई से, आप तबाह हैं, आपके घर का बच्चा बेरोजगार है। कभी आपने सोचा है कि बच्चे किस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो, जिनके माँ बाप अभी सरकारी नौकरियों में हैं या रिटायर हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के घरों में आपको सुख दिखाई दे। जहां माँ बाप जा चुके हैं या रिटायरमेंट सरकारी नहीं है, जरा उन घरों में झांकिए और देखिए कि नया बेटा 22 साल 25 साल का बीए में पास बेटा कितने रुपए घर को कमा के लाता है। अरे आईटी में इस देश का 1% से भी 0% है, बड़ी नौकरियों में भी वो लोग बहुत मामूली है। असल देश तो जनता से, जनता उत्तर प्रदेश की 80% 10,000 हर महीने भी नहीं कमा पाती है, सच ये है। और उस सच के बीच वोटर है, और उस वोटर के बीच दंगा है, और दंगों के बीच सिर्फ हिंदू मुसलमान है। इसलिए इस बाइनरी को तोड़ना चाहिए। वहीं जरूरत पड़ती है समाज के समझदार लोगों की, जहां वो सवाल उठाते हैं, जहां वो मसले उठाते हैं, जहां उठाते हैं बुनियादी प्रश्न कि यह बदलेगा कैसे। सवाल सरकारें बदलने का नहीं है, सवाल इन 10 सीटों पर जीत या हार जाने का नहीं है, बल्कि सवाल उस विचार का है जो कहता है कि अगर नौजवान है, पढ़ लिख गया है, तो उसके अनुसार नौकरी दो, अगर जवान है, पढ़ा लिखा नहीं, उसके अनुसार उसे काम दो। और इसकी जवाबदेही सरकार की है। सबको सरकारी नौकरी ये देश नहीं मांग रहा है, लेकिन जो पद खाली है उन पदों पर तुम नौकरियां नहीं दे पाते हो और कहते हो कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। यह 2 झूठ एक साथ कैसे बोल लेते हो? इसकी जवाबदेही आप मांगिए। जवाबदेही कि सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, उन गाड़ियों की बढ़ती महंगाई से आपके जेब पर क्या असर पड़ रहा है। आप मांगिए जवाब कि कैसे आपके घरों में दूध घटता जा रहा है, सब्जियां घटती जा रही हैं। जो सब्जी आप आसानी से 5 साल पहले खरीद सकते थे, आजकल मोल भाव करके 3 बार आगे 3 बार पीछे आके लौट जाते हैं दुकानों से। सवाल उस पर करिए, तब जाकर सरकार बदलेगी
और जब आप चुनेंगे तो एक ऐसी सरकार चुनेंगे जिसकी जवाबदेही होगी, लेकिन उसकी पहली शर्त होगी कि उसकी वोटिंग जाति और धर्म पर नहीं होगी, बल्कि मुद्दों और मसलों पर होगी, जिसकी लगातार उत्तर प्रदेश में कमी होती जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश इस सवाल पर असफल होता जा रहा है कि वह सही सवाल पूछने की कुव्वत रखे। उत्तर प्रदेश का हाल यह होता जा रहा है कि वहां सही सवाल पूछने वाले लोग जुबान पर ताला लगाए अपने घरों में पड़े हुए हैं। वो बोलने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर रहे, चाहे वह शिक्षक हो, कर्मचारी हो, बेरोजगार युवा हो। वो फेसबुक पर लिखने से डरने लगा है, वह वीडियो बनाने से डरने लगा है, अपने इलाके और जिले की समस्या बताने से डरने लगा है। उसे डर है कि कब उसको उठा लिया जाए, कब उसके सच के बदले उसे आतंकवादी ठहरा दिया जाए, इस बात का डर है। और इस बात के डर के बीच अगर कोई प्रदेश गुजर रहा है तो जाहिर तौर पर तानाशाही किसी अलग चिड़िया का नाम नहीं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा? उपचुनाव के बीच आप क्या सोचते हैं? इन सारी बातों पर बात रखते हुए अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर परिचित कराइए। हमारे विश्लेषण का तरीका आपको कैसा लगता है? हमारी कोशिश होती है कि विश्लेषण जनता के जरूरी मुद्दों पर की जाए, जो जरूरी सवाल हैं उनसे जुड़े मुद्दों पर बात की जाए और सही तरीके से बताया जाए कि आखिरकार मसला चुनाव में कितना जरूरी है और जाति और धर्म के सवाल कितने छोटे हैं।